और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारी उम्र कभी बढ़े ही नहीं, हम हमेशा यंग दिखते रहे। तो इसी के लिए की जाने वाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शेफाली, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एजिंग होती है मतलब स्किन में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं किसे हम एजिंग कहते हैं? जैसे हम एज करते हैं वैसे हमारे स्किन का जो इलास्टिन और कोलेजन रहता है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है और वो ब्रेक होता चला जाता है। अब ये इलास्टिन और कोलेजन कम होने के वजह से स्किन में जो एक फर्मनेस रहता है जी, वो निकल जाता है और लैक्स हो जाता है। सो एंटी एजिंग माने कोलेजन और इलास्टिन को रिवाइव करने की एक कोशिश रहती है। अभी दूसरा माने वो तो अंदर, जी, ऊपर क्या हो रहा है, स्किन में जो हाइड्रेशन था एक टाइम पे वो कम हो रहा है, इसलिए जो स्किन एक बार में ब्राइट और शाइनी लगता था वो अभी थोड़ा कम शाइनी या फिर डल लगने लगता है। जी, जैसे जैसे उम्र होती है वैसे सिर्फ कोलेजन इलास्टिन ऐसा नहीं होता है, बट हमारे एक फैट पैड्स भी होते हैं जिस वजह से हमें एक फेस पे एक चबीनेस मिलता है, एक फेस पे एक कॉन्टूर मिलता है जी, वो फैट पैड एट्रोफी हो जाता है, माने श्रिंक होना चालू हो जाता है। तो जैसे वो श्रिंक हो जाता है एक फेस चपटा हुआ दिखता है जी, वो जो कॉन्वेक्सिटी था, वो जो चबीनेस था वो निकल जाता है जी, और दूसरा माने हम ग्रेविटी के वजह से और वो जो एट्रोफी हुआ है उस वजह से अपना फेस जो है नीचे 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 गिरना चालू हो जाता है। जी, सो ऑल दीज चेंजेस जो हम देखते हैं हमारे फेस पे उसको एजिंग बोलते हैं। अच्छा, पहले जैसे जैसे हमारे मसल्स जो होते हैं वो एकदम स्ट्रांग रहते हैं, वो एकदम फ्रेश रहते हैं क्योंकि यंग रहते हैं, बट जैसे उम्र होती है वो मसल्स भी वीक हो जाते हैं। जी, तो मसल का वीकनेस, फैट पैड का एट्रोफी, कोलेजन इलास्टिन का कम होके ब्रेक होना और स्किन का जो हाइड्रेशन वो कम होना, ये सारी चीजों को हम एजिंग बोलते हैं। जी। मैम, ये जो एजिंग है वो साधारण कौन से उम्र से स्टार्ट हो जाती है? एजिंग तो जब से हम जन्मे हैं तब से शुरू हो जाती है। तो 1 ईयर ओल्ड बोलते हैं ना हम लोग, 1 डे ओल्ड बोलते हैं। तो एजिंग तो हम हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन से तुम जन्मे हो उस दिन से आपका एजिंग शुरू हुआ। जी, लेकिन बचपन में तो अच्छा ख्याल रखते हैं, स्किन का मालिश करेंगे, क्रीम लगाएंगे, अच्छा साबुन इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सोप यूज करेंगे और बचपन में हमारे साथ अपने मसल्स रहते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं, जी, फैट पैड्स रहते हैं जो मस्त चबी रहते हैं, फिर स्किन अच्छी रहती है, इलास्टिक रहती है। जी, तो उन सब वजहों से हमें कभी लगता नहीं कि एजिंग हो रही है। फिर टीनेज आता है, 20 का यू एंटर योर 20s। जी, 20 में पढ़ाई खत्म होती है, नौकरी शुरू होती है, उसका स्ट्रेस शुरू होता है, तो कई एक स्किन को मार लगने लगती है। जी, बट अभी भी स्किन यंग है तो चल जाता है, स्किन बोलती है चलो चलो मैं ले, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी, तो वो 30-35 के एज तक वो चला जाता है। एक बार आप 35 को क्रॉस करते हो फिर बॉडी का एक ओवरऑल रीजुविनेटिंग मैकेनिज्म थोड़ी कम हो जाती है। जी, तो जो डैमेज हो जाता है उसको वो रिवाइव नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम तब देखते हैं कि आंखों के नीचे झुर्रियां आ रही है या आंखों के नीचे एक खड्डा आ रहा है या फिर ये लाइन एकदम प्रोमिनेंट होने लगी है या फिर जब मैं हंस रही हूँ तो मुझे यहाँ पे लाइंस आने लगे हैं। तो फिर उन सब चीजों को हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व करना चालू करते हैं। तो एजिंग अगर मुझे कोई पूछे तो हमेशा से शुरू होता है, बट ज्यादा कब दिखता है वो 25, 30 या 35 की उम्र से दिखता है। बिकॉज अब हम एज डॉक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जितना हम लोग फास्ट जी रहे हैं उतनी हमारी स्किन जल्दी एज हो रही है। अभी वो तो रहा नॉर्मल एज, बिल्कुल। कितने बारी जो वर्क फ्रॉम होम के
लोग हैं वो इतने बार 18 घंटे 15 घंटे वो एक लाइट के सामने बैठे रहते हैं, तो उनकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है वो लाइट की वजह से। जी। उस वजह से हमने तो देखा है कि 25 साल की उम्र से ही मुझे झुर्रियां दिख रही है लोगों में, मुझे दिख रहा है कि स्किन एकदम डिहाइड्रेट हो रही है। तो इसलिए अभी मैंने इस बार इसलिए बोला कि 25 साल की उम्र से ही मैं देखने लगी हूँ कि लोगों की स्किन एज होना चालू हो रहा है। जी मैम, ये जो 30-35 की उम्र में एजिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, तो क्या इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं प्रिवेंट कर सकते। जो चीज है उसको अगर निकाल दे तो वो अच्छे तरह से इम्प्रूव होने ही वाली है। जी। बट मैं आपको ये नहीं तो नहीं बोल सकती कि अच्छा स्ट्रेस नहीं लेना है कल से, वो तो नहीं होने वाला। बिल्कुल, इंसान है, काम पे तो जाना है, काम सब करने ही है। अगर काम करोगे तो प्रोजेक्ट्स खत्म करने का, काम का तो स्ट्रेस रहने ही वाला है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या करने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो। जी। ठीक है, दैट इज फॉरमोस्ट कि थोड़ा एक्सरसाइज करने का, जिससे हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं। तो एक ओवरऑल बॉडी खुश है, स्किन खुश है। हेल्दी डाइट ले लो जिससे तुम्हें स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए एक न्यूट्रिशन मिल जाता है। जी। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद एक अच्छा स्किन केयर रूटीन शुरू कर दो कि एक सादा फेस वॉश यूज किया, मॉइस्चराइजर जो अपने स्किन को सूट कर रहे हैं। फिर 30 की उम्र से थोड़ा एंटी एजिंग सीरम्स यूज किए, मॉर्निंग क्रीम्स यूज किए, नाइट सीरम्स यूज किए। तो उससे क्या होगा कि एक स्किन को सपोर्ट मिलेगा कि ठीक है बाबा, यहाँ पे एक जगह से एज हो रहा है, लेकिन एक जगह से आप कोई क्रीम्स यूज करके, कोई सीरम्स यूज करके उसको सपोर्ट दे रहे हो। जी। सो इस तरह से हम एंटी एजिंग को काफी हद तक पुश कर सकते हैं। जी। लेकिन एक बार अपने लाइंस आ गए, माने जो रिंकल्स हम बोलते हैं फोरहेड पे और आते हैं, और एक बार स्किन सैग होना चालू हो जाए, उसके बाद सिर्फ क्रीम्स के साथ एंटी एजिंग को ठीक करना ये एक्सट्रीमली गलत बात है और हो भी नहीं सकता। जी मैम, जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? कैसे वाले? जिनके सेट लाइंस और रिंकल्स सेट हो गए हैं वैसे वाले? अच्छा, जब कोई मेरे पास एक लाइंस, रिंकल्स और सैग लेके आता है तो पहले तो मैं एग्जामिन करती हूँ कि कितना बाबा ये है। जी। कि जब पेशेंट ऐसे ऐसे करते हुए लाइंस आ रहे हैं तो वो तो नॉर्मल है, वो तो आ सकते हैं। बट अगर बिना कुछ के ऐसे मुंह है, ऐसा उनका मुंह है मेरे पास, और फिर भी अगर लाइंस आ रहे हैं तो उनको हम स्टैटिक लाइंस बोलते हैं, स्टैटिक रिंकल्स बोलते हैं। जी। उनको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है। सिर्फ क्रीम से इनका स्टैटिक लाइंस नहीं ठीक होने वाला। अब ये लाइंस क्यों हुए हैं? क्योंकि तुम्हारे मसल्स ओवर अ पीरियड ऑफ वही काम कर करके थक गए हैं। जी। तो अभी वो रिलैक्स हो गए, जिस वजह से उनके वो लाइंस आ गए हैं। तो उस टाइम पे मुझे ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जी मैम, क्या 30 और 35 की उम्र में कोई पेशेंट आपके पास आकर आपको कहता है कि अभी मेरी एजिंग इफेक्ट्स दिखना चालू हो जाएगा, तो अभी से मैं क्या कुछ ट्रीटमेंट ले सकता हूँ जिससे मेरे एजिंग इफेक्ट ना दिखे? तो क्या इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स है? ऑफ कोर्स है। इनफैक्ट दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। क्रीम्स के बारे में तो हमने बात करी ली है, और भी आगे अगर चाहिए तो मैं आपको क्रीम्स के बारे में बता सकती हूँ जिससे हेल्प हो जाएगा। बट अगर राइट टाइम पे अगर आप स्किन केयर शुरू करें तो एंटी एजिंग को काफी एज तक प्रिवेंट, माने एजिंग को अपने स्किन पे दिखने के लिए काफी एज तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने भी एक उम्र के बाद शुरू कर दिया था क्रीम्स यूज करना, सही टाइप के सनस्क्रीन्स यूज करना, सही टाइप के नाइट क्रीम यूज करना। इसीलिए अभी के ये उम्र में भी मुझे पेशेंट को मेरा एक्चुअल एज पता नहीं चलता है। सो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल कि मैंने भी चीजें यूज, टाइम टू टाइम चीजें यूज की है। अभी भी मुझे मालूम है कि अच्छा 30 की उम्र में मैंने ये किया, 35 की उम्र में मैंने ये किया, 40 में मैंने ये किया। तो जब मैं 45 की हो जाऊंगी, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ है, अगर उन्होंने एंटी एजिंग क्रीम्स या ट्रीटमेंट्स नहीं किए हैं तो मेरे से वो ज्यादा दिखने वाले एज में, स्किन वाइज। अगर उन्होंने यूज किया तो मेरे जैसे कम दिखेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर राइट एज पे
राइट ट्रीटमेंट अगर आप करें तो आपके एजिंग को मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ। आपको एंटी एजिंग के जो ट्रीटमेंट्स और करने हैं, जैसे बोटॉक्स, वही बोटॉक्स इंजेक्शन होने के वजह से बहुत पेशेंट ये करते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए, तो उसको प्रिवेंट करो ना। उसको आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लो और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो। तो देयर आर ट्रीटमेंट्स, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग होता है, मोनोपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग रहता है, अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग रहता है, फिर काफी केमिकल पील्स होते हैं जो एंटी एजिंग रहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे लेजर्स होते हैं जिससे आपके कोलाजन इलास्टिन को हम स्टिमुलेट करते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करिए, रेगुलरली कीजिए। ऐसे नहीं कि हर 15-15 दिन में किया, कभी वंस। अगर आपका स्किन अच्छा है और सिर्फ प्रिवेंट करना है तो 3 महीने में एक बार कीजिए, 4 महीने में एक बार कीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से करते चले जाइए। अभी आपने पेपर में और पढ़ा होगा, ये वैम्पायर फेशियल बहुत चलता है। तो उसमें क्या है, आपका खून निकाल के उसमें से ग्रोथ फैक्टर निकाल के हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में। तो मैं तो प्रिवेंटिव कर रही हूँ ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल के स्किन को न्यूट्रिशन दे रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो एंटी एजिंग भी हो रहा है उसमें। सो 100% आई एम विथ यू कि एंटी एजिंग को 30 के उम्र से ही शुरू करना चाहिए, ताकि 45-50 पे आप अपनी उम्र से कम ही दिखो। जी मैम, ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करवाते वक्त अगर किसी को कुछ और समस्या हो, जैसे कि डायबिटीज वगैरह, ऐसे कोई डिसीजेस हो, तो क्या उनके लिए कुछ अलग केयर होता है? सो जिनको डायबिटीज और हो ना, उनको हम पहले देखते हैं कि उनका अनकंट्रोल डायबिटीज है कि नॉर्मल डायबिटीज है। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो जो मैंने अभी के ट्रीटमेंट्स बोले वो तो ऊपर ऊपर से ही होता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं इंजेक्टेबल कुछ करती हूँ, माने जो मैं इंजेक्शन डालती हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि देन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहता है। बट अब एंटी एजिंग में ऐसा हो गया है कि हम इतने जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, इतना ख्याल रखते हैं कि हम प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के साथ अगर कोई प्रोसीजर करे तो चांसेस कि कोई साइड इफेक्ट्स हो उसमें बहुत कम, कोई इन्फेक्शन हो डायबिटिक पेशेंट में वो बहुत कम रहता है। लेकिन एक चीज रहती है कि शायद उन लोगों में, जैसे थायराइड के पेशेंट में, डायबिटीज के पेशेंट में, ऐसा हो सकता है कि उनका इफेक्ट थोड़ा जल्दी चला जाए। जी, जो मैं आपके एक नॉर्मल इंसान पे जो ट्रीटमेंट करूं और एक डायबिटिक इंसान पे जो ट्रीटमेंट करूं, तो डायबिटिक इंसान या थायराइड के इंसान पे थोड़ा जल्दी इफेक्ट चला जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। जी, आपने बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में कहा, तो इस बारे में हमें कुछ डिटेल में बताइए। अभी बोटॉक्स ये क्या है? जी, बोटॉक्स माने एक प्रोटीन रहता है जो एक स्टेराइल प्रोटीन रहता है, जिससे हम इंजेक्ट करके वो मसल को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जी, ओके। अब बार बार मैं इतने सालों से ये फोरहेड के मसल को यूज कर रही हूँ या मेरे स्माइल के मसल को यूज कर रही हूँ स्माइल करने के लिए, उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मसल थोड़ा स्पैस्टिक हो जाता है। जी, तो वो स्पैस्टिसिटी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं वहां पे बोटुलियम टॉक्सिन के इंजेक्शंस वहां पे डाल देती हूँ। अभी आप कोई भी बोटॉक्स ये तो एक ब्रांड का नाम है, तो हम लोग जनरली उसको न्यूरो मॉड्यूलेटर इंजेक्शन बोलते हैं। माने क्या, मैं वो जो मसल है जो एकदम टेंस हुआ है उसको रिलैक्स कर रही हूँ ये इंजेक्शन डाल के। अभी ये एक प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन को जहाँ पे मुझे जरूरत है वहां पे तो इंजेक्ट कर दूंगी, रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा। जी, बट प्रोटीन होने की वजह से अपने बॉडी को समझता नहीं कि ये फॉरेन प्रोटीन है और उसको हमेशा की तरह वेयर एंड टेयर करने की कोशिश करेगा। बट उस चीज में क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है और फिर वापस वो मसल स्पाज्म में चला जाता है। जी, तो इसलिए फिर हम बोलते हैं कि बोटॉक्स ना हर 5-6 महीने में किया कीजिए ताकि वो मसल रिलैक्स्ड रहे। तो जो लोगों को लगता है अरे बोटॉक्स माने टॉक्सिन है, बोटॉक्स जिससे मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बोटॉक्स एक सिंपल प्रोटीन है जिसको मैं अगर राइट क्वांटिटी में, अगर राइट मसल में इंजेक्ट करूं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। जी, अगर आप किसी के पास जाओ, अभी एंटी एजिंग ऐसा एक इंडस्ट्री हो गया है जहां पे वो बहुत प्राइस सेंसिटिव हो गया है। ये चीजें थोड़ी महंगी है,
बट प्रोडक्ट्स भी तो क्वालिटी के हैं जी। अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप कोई चीज आप अपने स्किन के बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो थोड़ा देखिए तो सही कि वो प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। जी। तो अगर प्रोडक्ट बुरा यूज करोगे, हम्म। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं यूज करोगे, अगर आप अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ नहीं इंजेक्ट करोगे तो साइड इफेक्ट्स तो कोई भी चीज में है। तो ये तो एक पेन किलर की गोली में भी तो साइड इफेक्ट हो सकता है अगर वो बराबर इंसान से नहीं लिया जाए तो। सो वही इसी वजह से बोटॉक्स थोड़ा बदनाम है। इतना ही रहता है कि हर एक इंसान का मसल थोड़ा अलग रहता है। तो 100 पेशेंट में से एक पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट बुरा है, इसका मतलब है कि वो इंसान के मसल में थोड़ा अलग मसल का मॉर्फोलॉजी है, बस उतना ही रहता है। जी मैम, बोटॉक्स के अलावा और कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो एंटी एजिंग के लिए की जाती है? ऐसे तो काफी सारी चीजें अभी आ गई है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये चीजें अभी अवेलेबल है। जी। बोटॉक्स के बाद होते हैं फिलर्स, थ्रेड्स और नॉन इन्वेजिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो काफी सारे डिमांड में रहते हैं। जी। तो बोटॉक्स के बाद होता है फिलर, क्योंकि बोटॉक्स और फिलर लोगों को लगता है वो सेम ही है, ऐसी बात नहीं है। बोटॉक्स से आपका मसल रिलैक्स होने वाला है और वहां की जो झुर्रियां हैं वो कम होने वाली है। जी। फिलर नाम ही आपको बताता है कि वो फिल करने के लिए होता है। ओके, उससे आपका कुछ रिलैक्सेशन नहीं होने वाला, उससे आपकी कोई झुर्रियां नहीं जाने वाली। जी। बोटॉक्स अगर मैं एक जगह पे डालूं फोरहेड पे तो फिलर अलग जगह पे रहता है। ओके, अभी झुर्रियों के लिए होता है बोटॉक्स। मुझे अगर फिल करना है, मुझे अगर लिफ्ट करना है, अगर मुझे हाइड्रेट करना है तो होता है फिलर, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। जी। अभी इंडियंस में सबको आंखों के नीचे एक खड्डा रहता है जी। जिसको हम टीयर ट्रफ बोलते हैं। जी। वो टीयर ट्रफ को अगर मुझे फिल करना है तो मैं बोटॉक्स से नहीं कर सकती, वो मैं फिलर से करती हूँ। तो उस चीज के लिए मुझे फिलर लगता है। जी। जो इंडिया में अवेलेबल फिलर्स है वो होते हैं टेम्पररी फिलर्स विच कंटेन हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड मैं कब से बोल रही हूँ, हाइलुरोनिक एसिड। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत पढ़ते होंगे। वो क्या है? वो एक हाइड्रेट करने का सब्सटेंस है जो अपने बॉडी में रहता है, बट उम्र के हिसाब से हम लोग उसको खो देते हैं। उम्र के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से। तो वही हाइलुरोनिक एसिड मैं वापस आपकी स्किन में डाल रही हूँ, उसको बोलते हैं फिलर। वो राइट प्लेन में डालना, वो किस चीज से डालना, वो एक डॉक्टर के हाथ में रहता है। ओके, सो वो होता है फिलर। वही फिलर अगर मैं अच्छे जी प्राइम का यूज करूं, माने अच्छे, और एक टेक्नोलॉजी रहती है जो डॉक्टर्स को मालूम रहती है, अगर मैं बराबर डालूं तो उसी से मैं लिफ्ट भी कर सकती हूँ। जो चीक लिफ्ट आप देखते हैं तो वही होता है फिलर्स के साथ। तो एक तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, एक फिलर से मैं उसको लिफ्ट कर पा रही हूँ, तो उसको बोलते हैं लिफ्टिंग टाइप ऑफ फिलर्स। अब तीसरा तरीका रहता है रिजुविनेटिंग या हाइड्रेटिंग फिलर्स, जो मैंने बोला था। अभी हाइलुरोनिक एसिड है, उसका काम क्या है? पानी एब्जॉर्ब करना और स्किन को हाइड्रेट करना। अगर मैं कम पावर का हाइलुरोनिक एसिड अगर यूज करूं और वो मेरे स्किन पे इंजेक्ट करूं सब जगह पे, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्किन को एक बूस्ट कर रही हूँ, स्किन को एक हाइड्रेट कर रही हूँ, जिसको हम स्किन बूस्टर्स बोलते हैं। तो उसका काम क्या रहता है? वो ना आपको फिल करेगा, ना आपको लिफ्ट करेगा, वो सिर्फ आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा। सो ऐसे अलग अलग टाइप के फिलर्स रहते हैं। अभी फिलर्स के बाद आता है बायो मॉड्यूलेटर्स या स्किन स्टिमुलेटर्स। वो क्या होते हैं? एजिंग में जैसे मैंने बोला कि स्किन डिहाइड्रेट हो रही है, कोलेजन इलास्टिन खराब हो रहा है, बट मुझे हर किसी को सिर्फ फिलिंग नहीं चाहिए, लिफ्टिंग नहीं चाहिए। थोड़े लोगों को अगर मैं वो सिर्फ कोलेजन और इलास्टिन को स्टिमुलेट करूं तो काफी हो जाता है। तो अभी मार्केट में ऐसे इंजेक्टेबल्स आए हैं जो मैं 5 जगह पे लगाऊं या नेक पे भी 10 जगह पे लगाऊं, तो मैं वो कोलेजन इलास्टिन को स्टिमुलेट करती हूँ और वहां की झुर्रियां, वहां के स्किन की क्वालिटी को ठीक कर देती हूँ। ओके, अभी लास्ट जो ट्रेंड में आ रहा है कोविड के बाद मेनली, क्योंकि इंडियन मार्केट वो
थोड़ा पीछे था एंटी एजिंग में, जी, बट अभी इंडियन पॉपुलेशन भी ओपनली आके बोलने लगे हैं कि डॉक्टर मुझे एंटी एजिंग चाहिए। बिल्कुल, तो अभी थ्रेड्स भी आने लगे हैं, जो इंडियन मार्केट्स में अभी बहुत अच्छे क्वालिटी के थ्रेड्स अवेलेबल है। जी, अभी भरा हुआ फेस है बट सैग है, फिलर डालूंगी और मोटा कर दूंगी, फिर आपको लगेगा अरे वो फिलर करते हैं ना, फेस एकदम मोटा मोटा होता है, जी, अच्छा नहीं दिखता, अननेचुरल है। जी, अब इंडियन फेसेस थोड़े मोटे ही रहते हैं, हम लोग स्लीक नहीं होते, हमारा खाना पीना अच्छा रहता है, तो अपने फेस पे दिख जाता है कि जी, खाते पीते घर के हैं। जी, तो ऐसे लोगों में अगर मैं फिलर डालूंगी तो और मोटे करने के चांसेस होते हैं। लिफ्ट करने जाऊंगी फिर भी वो लगेगा कि अरे मोटा दिख रहा है, मोटा दिख जी, रहा है। इन पेशेंट्स में हम लोग थ्रेड्स डालते हैं। हम्म, तो थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड्स से एक स्किन को पुल आ जाता है, लिफ्ट आ जाता है। तो अलग अलग टाइप के थ्रेड्स रहते हैं। एक तो यहाँ से डाल सकते हैं जिससे मैं ना स्किन को पुल कर सकूं, यहाँ पे डाल सकते तो मैं जॉ लाइन को टाइट कर सकूं, यहाँ से डालूंगी स्किन भी पुल हो जाएगा, मेरे ये जो मेन लाइन रहते हैं जी, लोगों को कि ये नहीं दिखना चाहिए, जी, ये लाफ लाइन नहीं दिखनी चाहिए, वो हील हो जाती है। नेक पे डालू तो नेक को मैं रिजुवेनेट कर सकती हूँ। जी, बॉडी में भी थ्रेड्स किया जाता है। अगर ओल्ड औरत है जिनको है ना ब्रेस्ट सैगिनेस है, तो हम लोग ब्रेस्ट पे थ्रेड्स डालते हैं, तो ब्रेस्ट सैगिंग को भी इम्प्रूव कर देते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी टमी एकदम लैक्स और एकदम ऐसे झुर्रियों से भरी रहती है, जी, उसमें अगर मुझे कोलाजन डालना है वहां हम लोग थ्रेड्स डालते हैं। सो ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं एंटी एजिंग में थ्रेड्स के साथ। जी, तो वो लेटेस्ट है। उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका मैकेनिज्म है आपके जो गिरे हुए फैट पैड्स है उसको रीपोजिशन करें। जी, फैट पैड है वो तो गिरने वाला है ग्रेविटी के साथ, अगर मैं उसको अच्छी तरह से रीपोजिशन करूंगी, नेचुरली आपका फेस यंग लगने वाला है, नेचुरल लगने वाला है। जी। मैम, फिर भी अगर किसी को ये सब ट्रीटमेंट्स है वो करवाने में अगर डर लग रहा हो, तो क्या उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स है? हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन जेंजी तो मुझे बोल देगा कि डॉक्टर कर लो, क्योंकि वो बिंदास लोग हैं, जी, क्योंकि वो ये जमाने के हैं। थोड़े ओल्डर जमाने के जो अभी अपने 60s में है, 70s में है, अभी भी उनको लगता है नहीं नहीं डॉक्टर ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी नॉन इन्वेजिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है। अभी वो क्या रहते हैं, वो होता है तुम्हारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स, जी, वो होता है तुम्हारा हाई इंटेंसिटी के अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट्स। तो वो सारे ट्रीटमेंट से भी उनको स्किन में थोड़ा हम टाइटनेस लाके दे सकते हैं। जी, लेकिन याद रखिए ये ट्रीटमेंट आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा, ठीक है, तब कहीं जाके। और क्या उन पेशेंट में और एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि इतने सालों से कुछ नहीं किया, फिर अचानक से हमें याद आ गई अरे मेरी बेटी की शादी है, मेरे पोते की शादी है, उस अगर उम्र में करना होता है तो इतने सालों का वो जो होता है जी, वो हमें करके फिर आपको स्किन अच्छे देने में कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, प्राइस भी ज्यादा, माने कॉस्ट के साथ जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। जी, तो वही एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और पेशेंट मे नॉट बी 100% हैप्पी। जी, तो वो एक वहां पे थोड़ा एक ग्लिच आ जाता है, क्योंकि मैं जो चाहिए वो यूज नहीं कर रही हूँ और ऑल्टरनेटिव्स देख रही हूँ कि ये भी चल सकेगा, ये भी चल सकेगा। बट हाँ, अगर सिंपल मैं जिसको हम लोग हाइफू बोलते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को, अगर मैं वो अच्छी तरह से करते चली जाऊँ, साल में एक बार किया फ्रॉम द एज ऑफ 35-40, तो एक स्किन टाइट टॉट बनी रहती है। जी, बट अच्छे डॉक्टर को चूज कीजिए एंटी एजिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, कोविड में उसने इतना ज्यादा हाइफू किया था, जबकि वो एकदम थिन और लीन पेशेंट थी, उसको सिर्फ प्रिवेंशन के लिए एंटी एजिंग करना था क्योंकि वो 45 की हो गई थी। तो पूरा लाइपो एट्रोफी हो गया, मैंने जो अच्छी स्किन थी ऐसी हो गई। तो इसलिए हम एंटी एजिंग में क्या होता है, ट्रीटमेंट्स तो अच्छे हैं बट किसमें करना है किसमें नहीं करना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर, इसीलिए आपको सर्टिफाइड डॉक्टर उसीलिए चाहिए। मेरे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं कि मैंने पढ़ा है कि मैं ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए और मैं ये ट्रीटमेंट करूंगी, तो वो डॉक्टर जो बैठा है सामने उसने डिसाइड करना है कि आपको ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मेनी टाइम्स मैंने मेरे क्लिनिक में बोला है कि मैं तो नहीं करूंगी, ये मैं अगर करूंगी तो आपकी स्किन को नहीं अच्छा सूट होने वाला, या फिर
अगर वो एक कुछ लेके आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा ये ट्रीटमेंट ना, ये ट्रीटमेंट से ये होगा, ये चलेगा आपको, तो फिर देन द पेशेंट्स अंडरस्टैंड। सो एंटी एजिंग में ना ट्रीटमेंट करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना जो ट्रीटमेंट नहीं करना है वो भी आपको कोई सलाह देने वाला अगर मिलता हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने कहा कि अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसके इफेक्ट्स बहुत ही गलत तरीके से आ सकते हैं। तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं या फिर कोई बड़ी हस्ती होती है, वो अपनी ऐसी इस तरह की सर्जरीज करवाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ही बुरा निकलता है, तो इसी वजह से लोग डर भी जाते हैं। सो सर्जरीज का क्या रहता है ना, वो परमानेंट हो जाता है जी, इसलिए हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जो करते हैं ना वो नॉन सर्जिकल देता है। अगर 90% ऑफ द टाइम्स अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया जी, कि अगर बोटॉक्स से एक आंख ऊपर चल भी गई, ओके, तो क्योंकि वो मसल ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, अभी वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, तो उसको मैं नीचे कर सकती हूँ। अगर कहीं मुझे लगा कि मेरा फिलर बहुत ज्यादा हो गया है, कि एकदम अभी सेलिब्रिटीज का क्या रहता है, उनका कैमरा का वेट अलग रहता है और नेचुरल वेट अलग रहता है, तो नेचुरली तो कर देंगे, बहुत अच्छा दिखता है, बट कैमरा पे तो अजीब लगने लगा है, लिप्स उनके सूज गए हैं कैमरा पे, तो वो जब होता है, अगर फिलर है, टेम्पररी फिलर है, तो उसको मैं तो डिसॉल्व भी कर सकती हूँ ना। जी, सो तरीके हैं, बट हाँ अगर आप सर्जरी करते हो तो वो ज्यादा परमानेंट हो जाता है। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए काफी पेशेंट्स को नॉन सर्जिकल जो एंटी एजिंग होता है, दैट इंडस्ट्री इज बूमिंग, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है एक बार सर्जरी हो गई तो बस खत्म बात जी, तो फिर या फिर उसके साथ जियो या फिर रीसर्जरी करते रहो। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। एंटी एजिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किन केयर है और ये सभी ने करना है, लेकिन जब आप एंटी एजिंग के बारे में सोचोगे तो इसके बारे में पढ़िए, आपके सोशल मीडिया पे देखिए वीडियोस, आप वेबसाइट्स पे जाके उसके बारे में जानकारी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसके बारे में समझिए कि वो आपके लिए ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे आपका स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है, वैसे ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे सिर्फ स्किन केयर यूज करके अच्छी स्किन मिलानी है, तो एक सर्टेन एज तक वो हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट एज आपको ट्रीटमेंट की जरूरत रहने वाली है। तो वो ट्रीटमेंट को ना एकदम ऐसे शन ऑफ मत कीजिए, सुनिए उसके बारे में, समझिए, अगर चाहिए तो एक बार वो करके देखिए, नहीं सूट कर गया तो फिर वापस मत कीजिए। सो ऐसे छोटे छोटे टिप्स रहते हैं। उसमें एंटी एजिंग में टिप नहीं बोल पाऊंगी, बट एंटी एजिंग में इतना ही बोलूंगी कि आंखें खोल के अच्छी तरह से वो प्रोसीजर समझ के, अनरियलिस्टिक अप्रोच, माने ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे चाहिए फेस, ऐसा नहीं होता है। एंटी एजिंग में करूंगी तो एक सटल चेंज आता है, सटली में वो इंसान को ठीक कर रही हूँ। सो एक रियलिस्टिक अप्रोच रख के एंटी एजिंग के लिए, माने एजिंग के प्रोसीजर्स के लिए अगर आप करते हो, तो एंटी एजिंग इज वन ऑफ द वंडरफुल ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन हैव ऑन योर फेस। एंटी एजिंग के वजह से मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी मैं आपके एज के 20 साल निकाल रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं आपके 5 से 10 साल कम कर सकती हूँ और आपको नेचुरली ब्यूटीफुल रख सकती हूँ। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हम वक्त रहते एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा ले तो हमारी बढ़ती उम्र हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। संजीवनी।